हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग सेक्शन 1 के फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 को। यह वीडियोस आपका इंग्लिश मीडियम में होगा, तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे वो इस वीडियोस को जरूर देखेंगे, और हिंदी वाले स्टूडेंट जो होंगे यानी हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए अलग से वीडियो सीरीज चल रहा है, तो वो उस वीडियोस को जाकर जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस लेक्चर्स की ओर। यहाँ पे आपको हम 24 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। कितने क्वेश्चंस? 24 क्वेश्चंस करवाएंगे। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी आपके सारे लेक्चर्स को, जितने भी लेक्चर्स हैं उनको कवर किया जा सके। सारे जो आपके सब्जेक्ट साइंस में पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उन सभी से जितने भी आपके सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, उन सारे को कंप्लीट कवर किया जाए। इसके लिए कोशिश ये रहेगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि 10-10 क्वेश्चंस बताते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लेता है। इस कारण से कोशिश किया जाएगा इस बार कि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एक वीडियोज़ में हम दें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ लेक्चर्स की ओर। और इन सभी वीडियोज़ के पीडीएफ के रिगार्डिंग और इससे प्रीवियस जितने भी सारे बैचेज हैं उन सभी बैचेज के पीडीएफ के रिगार्डिंग हम आपके लिए जल्दी ही आपके साइंस के बैचेज को स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ बैचेज, साइंस के पीडीएफ बैचेज को स्टार्ट करेंगे। और ये पीडीएफ बैचेज जो होंगे बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे होंगे आपके। उसको लिए आपको थोड़े से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको किसी को कुछ ज़्यादा पेड करना पड़ रहा है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ नहीं लेना चाहेंगे वो सिंपली वीडियो लेक्चर्स देख के भी अपने आप को वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम में आपके पास यदि पीडीएफ रहता है और यदि वो पीडीएफ आप पहले से पढ़े हुए होते हैं किसी वीडियो के माध्यम से या फिर किसी भी और तरीका से, तो आपको क्या होता है उस समय कम लगता है रिवीजन के लिए। ठीक है, तो जल्दी से आगे की ओर बढ़ेंगे इस वीडियोस की ओर। और आपको बता दें कि जो भी आपको पीडीएफ दिए जाएंगे सारे पीडीएफ्स को मिलाकर, इससे प्रीवियस जितने भी बैचेज हैं उन बैचेज के पीडीएफ को मिलाकर लगभग आपके 700 से 800 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और आने वाले समय में जो भी ये आपके पीडीएफ चल रहे हैं, हिंदी वाले मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश वाले मीडियम स्टूडेंट के लिए अलग, वो सभी पीडीएफ्स को मिला के आपके 1500 से 2000 क्वेश्चंस बिल्कुल, या फिर उससे भी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ आपको लेना होगा तो आप जरूर उसे लीजिएगा। अभी बैचेज स्टार्ट नहीं हुआ है पीडीएफ का, सो परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर नंबर इस थर्ड के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या लिखा जा रहा है? तो क्वेश्चन 1 में लिखा जा रहा है कि हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन हॉर्स पावर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन हॉर्स पावर। किसी हॉर्स पावर में, यानी आपका जो हॉर्स पावर होता है उसमें कितना वाट आपका होता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि 1 हॉर्स पावर जो होता है उसमें आपका 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट आपका होता है। यह भी आपको जानना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका हॉर्स पावर होता है, क्या होता है, जो आपका जो हॉर्स पावर होता है ये किसका यूनिट है? ठीक है, तो ये आपके पावर का यूनिट है, यानी हॉर्स पावर लिखा हुआ है तो ये किसका यूनिट है? आपका यहाँ पे पावर का यूनिट होता है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं? पावर को मेजर करते हैं। याद रखना है कि 1 वाट जो होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। 1 वाट जो होता है वो क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। क्या होता है? 1 वाट को हम 1 जूल पर सेकेंड कहते हैं। ठीक है, देखिए पावर को क्या लिखते हैं? पावर इक्वल टू लिखते हैं वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यहाँ से पावर का यूनिट क्या पता चलता है हमें? जूल अपॉन सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 1 HP जिसे कहते हैं वो होता है आपका 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। तो ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे भी आपके लिए लिखा है, तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए पहला है हमारा नॉट क्या होता है? मेजर ऑफ शिप, स्पीड ऑफ शिप। हमने, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो वहाँ पे भी हमने नॉट के बारे में बताया है। और नॉट हमें शिप के क्या बताता है? स्पीड के बारे में बताता है। नॉटिकल माइल्स क्या होता है? डिस्टेंस यूज इन नेविगेशन। नॉटिकल माइल्स जो होता है वो डिस्टेंस नेविगेशन में यूज किया हुआ डिस्टेंस होता है, यानी नेविगेशन के दौरान जो डिस्टेंस का यूज करते हैं, यूनिट, जिस यूनिट में हम डिस्टेंस को नापते हैं वो होता है हमारा एंगस्ट्रम। क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट का यूनिट होता है। और लाइट ईयर, यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। ठीक है, देखिए इन सभी ऑप्शंस में से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो हमने पहले ही लेक्चर में या फिर दूसरे भी लेक्चर में हमने आपको लाइट ईयर के बारे में बताया था। तो लाइट ईयर जो होता है वो टाइम मेजरिंग यूनिट नहीं होता है। लाइट ईयर जो होता है वो टाइम मेजरिंग यूनिट नहीं होता है। लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट होता है। लाइट ईयर को किससे मापते हैं?
लाइट ईयर से हम क्या मापते हैं, डिस्टेंस को मापते हैं, ठीक है। लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है। वही यहाँ पे लिखा गया कि लाइट ईयर इज नॉट यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, बिल्कुल, और बट यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। ये किसका मेजरिंग यूनिट होता है, तो डिस्टेंस का मेजरिंग यूनिट होता है। तो ये आपको याद रखना है डिस्टेंस, और ये हमने आपको अच्छे से बताया भी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो अब क्या होता है, इसमें आपके बहुत सारी चीज़ कवर हो जाते हैं। याद रखिएगा, जैसा क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है उससे आपको जितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे चीज़ों को हम कवर करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, आपको यदि आने वाले समय में कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उससे बनाया जा सके तो वो आपका कवर होगा। आप इस क्वेश्चंस को देख के, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको देख के सिंपल यह नहीं रट लीजिएगा कि लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। यहाँ पे आपको यह भी सीखना है कि नॉट जो होता है वो मेजर ऑफ स्पीड ऑफ शिप, यानी शिप के स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नॉटिकल माइल जो होता है वो नेविगेशन के दौरान जो डिस्टेंस का यूनिट होता है उसके लिए यूज किया जाता है। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो लेंथ को मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 1 एंगस्ट्रॉम को इस प्रकार से लिखते हैं, और वह वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या आता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यह भी सीखने के लिए मिल रहा है, तो उसको भी सीखते चलना है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट ऑफ, बिल्कुल यहाँ पे एंगस्ट्रॉम जो होता है वो किसका यूनिट होता है, तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम जो होगा वो आपके वेवलेंथ का यूनिट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ को भी हम मीटर में नापते हैं, और एंगस्ट्रॉम जो भी होता है वो भी हमारा लेंथ का यूनिट है, उसे भी हम मीटर में ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड मेनली टू मेजर। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देंगे, ताकि आपको जब इसको दोबारा पढ़े पीडीएफ को तो आपको वहाँ पे समय कम लगे और जल्दी से सारा चीज़ कवर भी हो जाए, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम जो क्या होता है, यूनिट ऑफ लेंथ होता है, मेनली मेजर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेवलेंथ को मापने के लिए यूज किया जाता है, और वह इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर और 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। यह दोनों याद रखना है, 10⁻⁻10 मीटर और 0.1 नैनोमीटर। याद रखिएगा कि 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है वो कितना होता है, 10 टू द पावर क्या होता है बताइए, 10⁻9 आपका मीटर होता है, ठीक है। यदि 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 10⁻⁻10 ऊपर लिखेंगे और 10⁻9 नीचे लिखेंगे। एक्चुअली नैनो है ना, तो 10 क्या होगा आपका यहाँ पे, ठीक है, 10 क्या होगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हम ऊपर 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको क्या लिख देंगे, मीटर में, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे हम, मीटर में। और यहाँ पे समझिएगा हम क्या करना चाह रहे हैं, आपको कन्वर्जन करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा बताइए, तो देख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻9 को हम लिख सकते हैं नैनो, ठीक है। और इसको अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 क्या हो जाएगा, 1/10, इस प्रकार से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/10 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर, ठीक है, या फिर 0.1 लिख सकते हैं, मीटर नहीं 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.1, और इसको हम नैनो लिख सकते हैं, और ये हमारा पहले से मीटर है, तो क्या हो जाएगा 0.1 नैनो, और क्या होगा आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.1 नैनो हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, इसका रिगार्डिंग आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि यहाँ पे आपके लिए दिया जा रहा है, उसे भी देख लेते हैं कि इट इज़ नेम आफ्टर द 19th सेंचुरी स्वेडिश फिजिस्ट एंडर्स जॉन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये 19th सेंचुरी में जो स्वेडिश फिजिसिस्ट थे एंडर्स जोनास और एंगस्ट्रॉम, उनका नाम था एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम, इतना बड़ा उनका नाम था। तो ये आपको याद नहीं भी रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके नज़र में रहेगा तो थोड़ा सा आपको एक बार पढ़ा रहेगा 2 बार 3 बार, तो वहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जब आप देखेंगे तो आप वहाँ पे इसको आसानी से टिक लगा पाएंगे, ठीक है। यही फ़ायदा होता है कि दिमाग में आपका प्रेजेंस जब बन जाता है किसी चीज़ का, तो वहाँ पे आपको एक बार दिखेगा तो आप उसके बारे में थोड़ा सा सोच सकेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 4th क्वेश्चन, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। देखिएगा ये मैच द फॉलोइंग इस प्रकार से इतने लंबे लंबे क्वेश्चन करवाने का यही मतलब होता है हमारा। कभी कभी आपके ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट को यह भी लगेगा कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप स्टूडेंट को हम कहना चाहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को जरूर बनाइए। क्यों बनाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से आपके जो होते हैं वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को बना पाइएगा, तो बिल्कुल आप आसानी तरीके से जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन्हें आप बना सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th को बनाते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th में हमारा लिखा जा रहा है कि लिस्ट 1 है और हमारे पास लिस्ट 2 है, और आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। तो चलिए मैच करते हैं। पहला है हाई स्पीड, ठीक है। क्या है पहला, आपका हाई स्पीड है, और
वेवलेंथ है, फिर क्या है प्रेशर है और फिर क्या है एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट हमारे पास दिए गए हैं। तो प्रेशर का तो सभी को पता है, प्रेशर का क्या होता है बताइए। तो प्रेशर का जो होता है हमारा पास्कल होता है। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पास्कल लगाते हैं। प्रेशर का क्या होगा हमारा पास्कल होगा। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को हम किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। बिल्कुल, सी का 3 और डी का 4 मैच करेंगे। सी का 3 और डी का 4 ये भी हमारा मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब बच गया हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में हम देखेंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। देखिए वेवलेंथ जो होता है उसको एंगस्ट्रम में नापते हैं, अभी तुरंत हमने पढ़ा था। वेवलेंथ को हमने किस में मापते हैं हम, तो एंगस्ट्रम में मापते हैं। तो बी का क्या हो गया 2 हो गया, तो बी का 2 हो गया, यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। तो बचा हुआ स्पीड जो है हाई स्पीड, उसको क्या मापते हैं हम, मैक नंबर से मापते हैं। हाई स्पीड को किस में हम मैक नंबर में हम मापते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सामने सामने ये दे दिया गया था, अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। इन फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स में द मैक नंबर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स आपको नहीं पढ़ना है, जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे उनको पढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो है नहीं, आप सभी तो क्या होंगे 12th पास होंगे या फिर 10th पास, या फिर जो भी हाँ डिप्लोमा जो भी कर रहे होंगे, या फिर जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा किए होंगे वो जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, जो मैकेनिकल से डिप्लोमा किए होंगे या फिर सिविल से, उनको पढ़ना होगा। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं हम कि मैक नंबर जो होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैक नंबर का कुछ क्वांटिटी होता है कि नहीं होता है। तो मैक नंबर जो होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, किसी भी बॉडी के स्पीड, ठीक है, रेशियो बताता है वो स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, सुपरसोनिक ट्रेवल इज द रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो सोमैक इज यूज टू रिप्रेजेंट द हाई स्पीड, वेवलेंथ इज मेजर इन एंगस्ट्रम। बिल्कुल, मैक जो होता है वो हाई स्पीड के लिए यूज किया जाता है और वेवलेंथ जो होता है वो एंगस्ट्रम के लिए यूज किया जाता है। वाइल प्रेशर जो होता है वो उसका यूनिट क्या होता है, मेजरिंग इन पास्कल होता है, और एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, जूल में होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको पढ़ने हैं। दोबारा जो भी टिक लगा दे रहे हैं आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 5th क्वेश्चन। ये वीडियोस थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियोस आने वाला होगा उस पर हम मेजरिंग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। पिकोमीटर, बैरोमीटर क्या होगा, पिकोमीटर, बैरोमीटर, आमीटर जो होता है, फिर से आपका गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, ये सभी जितने टाइप के मीटर होते हैं और भी अलग अलग प्रकार के जो डिवाइस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर नंबर किस में, ये पढ़ेंगे लेक्चर नंबर हम 4th में। ठीक है, अपने लेक्चर नंबर 4th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा नंबर 5th क्वेश्चन, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे पास्कल इज रिलेटेड टू। जूल जो होता है वो एनर्जी से रिलेटेड होता है, इन द सेम वे पास्कल जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो पास्कल जो होता है, एक सेकेंड रुक जाइए, पास्कल जो होता है वो प्रेशर से रिलेटेड होता है। आपको पता होना चाहिए पास्कल इज रिलेटेड टू प्रेशर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रेशर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइक्रोन जो होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि 1 माइक्रोन जो होता है, आपको थोड़ा बता दें कि 1 माइक्रोन जो होता है, देखिए याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन होंगे ये ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्टली भी पूछे ही जा सकते हैं, लेकिन क्या होंगे कभी कभी अगर ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछे जाए तो इसका उपयोग होगा आपको कहाँ पे, क्वेश्चंस बनाने के दौरान। ठीक है, क्वेश्चंस बनाने के दौरान आपसे ये पूछा जा सकता है और इसका यूज किया जा सकता है। इवन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, किसी भी का क्वेश्चन हो। देखिए 1 माइक्रोन जो होता है आपके देख सकते हैं कि साइंस में न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ देता है, तो न्यूमेरिकल के तौर पर ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है, क्या होता है बताइए, 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे सारे चीज़ों को mm में दिया गया है, तो आपको बता दें कि मीटर को अगर हम mm में कन्वर्ट करना चाहे तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ mm हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कीजिए मीटर के जगह पे 10⁻³ mm लिख दिए। इसको फर्दर हम सॉल्व किए तो हमारा क्या निकला, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा 10⁻³ mm। ठीक है, 10⁻³ mm, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/1/1, 2, 3 इतना mm। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या निकल गया, 1/1000 mm, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यही चीज़ को यहाँ दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th। इसमें लिखा जा रहा है कि 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ, ठीक है, 1 माइक्रोन जो होता है वो किस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा माइक्रोन जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइक्रोन को जो हम म्यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, म्यू को किसे लिखते हैं, म्यू। इसका साइन जो होता है माइक्रोन का वो क्या होता है आपका, म्यू होता है। ठीक है, और 1 माइक्रोन जो होता है, या फिर इसको हम 1 म्यू लिख सकते हैं। ठीक है,
एक सेकेंड, 1 म्यू जो होता है वह क्या होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर होता है। हालांकि यहाँ पे सेंटीमीटर और एमएम में दिया गया है, तो अभी तुरंत आपने पढ़ा है कि एमएम में तो ये आंसर तो नहीं होगा, मीटर में ये आंसर नहीं होगा, लेकिन सेंटीमीटर में हम इसको चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है बताइए। 1 मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है बताइए। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट के लिए 100 से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, सॉरी क्या हो गया हमारा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डेसीबल, हॉर्स पावर, नॉटिकल माइल्स और क्या है आपका सेल्सियस। अभी तुरंत हमने आपको बताया था सेल्सियस जो होता है। अच्छा चलिए, सेल्सियस को बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका ये जो नॉटिकल माइल्स होता है वो नेवल डिस्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल, नॉटिकल माइल क्या होता है, आपके नेविगेशन वाले जो भी दूरियां होती हैं उनको हम मापने के लिए यूज करते हैं। तो सी का आंसर तो सही है। हॉर्स पावर क्या है, यूनिट ऑफ पावर होता है, ये भी हमने आपको बताया है। इसलिए कहते हैं कि छोटा छोटा जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें से छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं और वो आपको पता होना चाहिए। और ये सभी चीज़ क्वेश्चन को आप अच्छे से बना लेते हैं, आपको पता होगा, तो इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको कोई भी परेशानी उसमें नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए, डेसीबेल जो होता है, डेसीबेल जो होता है यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। बिल्कुल सही बात है, किसी भी साउंड के इंटेंसिटी को मापने के लिए हम डेसीबेल का प्रयोग करते हैं। सेल्सियस जो होता है ये एक्चुअल में टेम्परेचर मेजरिंग का यूनिट होता है, ठीक है। ये सेल्सियस जो होता है वो क्या होता है, मेजरमेंट फॉर टेम्परेचर होता है, ठीक है, मेजरमेंट फॉर टेम्परेचर। इसको हम यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए, मेजरमेंट के लिए, किसके, टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा गलत है, ये करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या है, नेक्स्ट में हमारा इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए, सेल्सियस इज द स्केल, क्या है, सेल्सियस एक स्केल है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम मेजरिंग टेम्परेचर करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हीट इज मेजर इन कैलोरीज, बिल्कुल, हीट जो होता है वो हमारा कैलोरी में मेजर किया जाता है, ना कि सेल्सियस में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करते हैं सेल्सियस में, कैलोरी को मेजर करते हैं हीट में, ठीक है, सॉरी, हीट को मेजर करते हैं कैलोरी में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए। नॉटिकल माइल जो होता है वो क्या होता है आपका, वो मेजर किया जाता है कि इसको डिस्टेंस ऑफ सी के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो इक्वल होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर, ठीक है। देखिए, बार बार बोलते हैं तो उसको सुनिए ध्यान से, इससे क्या होगा, सुनने से भी आपको याद होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ पावर इज वाट, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, बिल्कुल हमने बताया है। विच इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, जो कि किसके इक्वल होता है, जूल पर सेकेंड के इक्वल होता है। हमने बता दिया आपको बार बार कि पावर का जो यूनिट होता है वो जूल पर सेकेंड होता है। अनदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, पावर का एक अनदर यूनिट जो होता है वो आपका हॉर्स पावर होता है, ठीक है, घोड़ा वाला पावर, ठीक है, मेट्रिक हॉर्स, और इसे हम मेट्रिक हॉर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे हम क्या जानते हैं, अनदर यूनिट ऑफ पावर जो होता है वो हॉर्स पावर होता है, और इसे हम मेट्रिक हॉर्स पावर के नाम से भी जानते हैं। 1 हॉर्स पावर जो होता है वो इक्वल होता है 746 वाट के, जो कि हमने बताया है। डेसीबल जो होता है वो क्या होता है, वो यूज किया जाता है साउंड के इंटेंसिटी को मापने के लिए। डेसीबल इज यूज टू मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ हीट, इनमें से कौन सा जो है वो हीट का यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में ही, जो आपका वाट होता है वो किसका यूनिट होता है, तो वाट इज अ यूनिट ऑफ पावर। ये किसका यूनिट होता है, तो ये यूनिट है पावर का। हमने आपको कितना बार बताया है, यूनिट है किसका, पावर का, ठीक है, पावर का यह यूनिट है। बाद बाकी सारे यूनिट है वो आपके हीट के यूनिट होते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि वाट इज डिराइव्ड यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, वाट जो होता है वो डिराइव यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है, ठीक है, जो कि एक क्या है आपका ऐसा यूनिट भी माना जाता है, ठीक है। रेस्ट ऑल आर क्या है, यूनिट ऑफ हीट। क्या क्या यूनिट है हीट के, कैलोरी होते हैं, किलो कैलोरी, किलो जूल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्या है,
नंबर 10th क्वेश्चन, नंबर 10 लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट, इनमें से कौन सा जो है वो हीट का यूनिट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर होगा हमारा सेंटीग्रेड। क्या होगा आपका, सेंटीग्रेड। ठीक है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट को यह भी लगा कि सी क्यों नहीं होगा, तो सी इसके लिए नहीं होगा, आपको बता दे सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हीट जो होता है, हीट जो होता है वो क्या होता है आपका एनर्जी का फॉर्म होता है, और एनर्जी का यूनिट जो होता है जूल होता है। जूल किस में होता है, एसआई में होता है, लेकिन एनर्जी का यूनिट जो होता है वो अर्ग भी होता है, वो किस में होता है, सीजीएस यूनिट में होता है, सीजीएस यूनिट में होता है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जूल और अर्ग दोनों ही हीट के यूनिट है, और हीट क्या है आपका एनर्जी का फॉर्म है। तो इसके फिर से सुनिएगा, हीट जूल और अर्ग जो है, जूल और अर्ग जो है वो आपके एनर्जी का यूनिट है, और एनर्जी जो है आपका साथ ही साथ हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म होता है। इस कारण से ये जूल और अर्ग जो होते हैं वो हीट के भी यूनिट माने जाते हैं। बाद बाकी कैलोरी तुरंत हमने पढ़ा है, कैलोरी इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ हीट। सेंटीग्रेड जो होता है वो हीट का यूनिट नहीं होता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अच्छा एक सेकेंड, इसको कट कर दिया हमने, यानी आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग हॉट और कोल्ड। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर क्या एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि हमें हॉट और कोल्ड के बारे में बताता है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको नहीं जानने की जरूरत, इसको जानने की कोई जरूरत है नहीं, ये डिफिनीशन है, आपसे डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा जल्दी। ठीक है, इट इज़ मेजर विद अ थर्मोमीटर कैलिब्रेटेड इन वन और मोर टेम्परेचर स्केल। ठीक है, ये थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज स्केल आर सेंटीग्रेड। जो थर्मोमीटर जो होते हैं आपके, यानी जो टेम्परेचर मापने के जो स्केल होते हैं वो हम जनरली 3 स्केल में यूज करते हैं। हालांकि थर्मोमीटर यानी आपका जो टेम्परेचर होता है उसको मापने के लिए हम रैंकाइन स्केल और र्यूमर स्केल का भी यूज करते हैं, लेकिन वो जनरली नहीं यूज में आते हैं। ज़्यादातर हमें सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल देखने को ही मिलता है। वाइल द कैलोरी, जबकि जो कैलोरी होते हैं, अर्ग जो होते हैं और जूल जो होते हैं वो यूनिट ऑफ हीट एनर्जी होते हैं। बिल्कुल हमने आपको कहा है अभी तुरंत। साथ ही साथ हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। याद रखिएगा, हीट जो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको यह याद रखना है। ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो ट्रांसफर होता है आपके किससे, वो टेम्परेचर डिफरेंस के होने के कारण। और हीट जो होता है वो एनर्जी का फॉर्म होता है, ये भी हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11th क्वेश्चन। नंबर 11th में लिखा जा रहा है कि अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलो मीन्स, 1 किलोमीटर डिस्टेंस का मतलब क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर जो होता है, आपने मैथ में बहुत पढ़ा होगा, 1 किलोमीटर जो होता है वो बराबर होता है 1000 मीटर के। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर को अगर हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1 मीटर को क्या लिखते हैं, 1 मीटर को लिखते हैं हम 100 सेंटीमीटर। आंसर मैच करेंगे कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर। आंसर सी दिया जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि हम 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में लिखने का प्रयास करें तो कितना हो जाएगा बताइए। तो देखिएगा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या करना है, यहाँ पे जाना है। तो 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी नापेंगे आप देखेंगे तो 3 और 2 5 कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी 10⁵ सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं, चलिए ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही लिखा गया है यहाँ पे, इसको आप अपना पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 12th क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम क्या है, 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू। ठीक है, 1 पिकोग्राम जो होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो पिकोग्राम होते हैं, माइक्रोग्राम होते हैं, और फॉर्मेटोग्राम भी होते हैं। एक क्या होता है, फेमेटोग्राम होता है, और एक क्या होता है, मिलीग्राम होता है, आपने पढ़ा होगा। एक नैनोग्राम भी होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ आपने पढ़ा होगा। हम कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे, उसको यहाँ पे पढ़िएगा और अच्छे से उसको सीखिएगा। ठीक है, ये याद रहना चाहिए, ये बहुत सारे यूनिट में आपको कन्वर्जन के लिए काम आते हैं, क्वेश्चन बनाने के दौरान भी काम आते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ को पढ़िएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम आपके लिए, आपका जो 1 पिकोग्राम होता है, ठीक है, 1 पिकोग्राम वो जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। क्या होता है, 10⁻⁻12 ग्राम के। ठीक है, उसी प्रकार 1 माइक्रोग्राम जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻6 ग्राम के। ठीक है, याद रखिएगा, माइक्रो 10⁻⁻6, पीको 10⁻⁻12। 1
फेमटोग्राम जो होता है वह किसके बराबर होता है, वो 10⁻⁻15 ग्राम के, ठीक है। उसी प्रकार से 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम आपने पढ़ा होगा, मिली सेंटीडेसी जो होता है वो 1 मिलीग्राम जो होता है वो 10⁻³ ग्राम के, ठीक है। देखिए मिली सेंटीडेसी ग्राम जो होता है ना, उस प्रकार से ये कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, तो क्या हो गया 10⁻³ हो गया, ठीक है। ये एक्चुअल में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसका आंसर 10⁻³ हो रहा है। यदि नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो 10⁻+3 में हो जाता है, ठीक है। एक और याद रखिएगा, 1 नैनोग्राम जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो नैनो मतलब 9, ठीक है, नैनो मतलब 9 यानी 10⁻⁻9 ग्राम के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 पिकोग्राम इक्वल टू 10⁻12 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है, इसमें यही चीज़ लिखा गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पास्कल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग। पास्कल जो होता है वो किसके मेजरिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो पास्कल जो होता है वो हम प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है, यानी प्रेशर के लिए हम इसका यूज करते हैं, प्रेशर मेजर करने के लिए। यहाँ पे लिखा गया है कुछ, उसको पढ़ लेते हैं। पास्कल जिसे हम पीए से डिनोट करते हैं, ये प्रेशर का मेजरिंग यूनिट है, और स्ट्रेस का भी याद रखिएगा, स्ट्रेस का यूनिट जो होता है ये भी पास्कल से होता है। और इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, ये आपका एसआई सिस्टम का यूनिट होता है। इट इज़ नेम आफ्टर द साइंटिस्ट बेलिसी पास्कल। ये साइंटिस्ट बेलिसी पास्कल के नाम के बाद इसका नाम रखा गया था, ठीक है। 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ओवर एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। बिल्कुल ये डिफिनीशन बताया जा रहा है, और यह भी आपको याद रखना है कि 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और इसे हम 1 kg पर क्या लिखते हैं, 1 kg, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 1 kg मीटर पर सेकेंड, या फिर 1 kg पर मीटर स्क्वायर, 1 kg मीटर पर -1 सेकेंड पे पावर -2, ठीक है। चलिए ये कहाँ से आ गया, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। चलिए 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। देखिए न्यूटन जो होता है वो फोर्स का यूनिट होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और नीचे मीटर स्क्वायर एक रहेगा, तो इसको हम अच्छे से सुधारेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 kg, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो मीटर पे पावर -1 हो जाएगा, और इस पे पावर -2 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है कुछ, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर यूनिट क्या होता है, यही यहाँ पे बताया गया है। तो थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग एक ही हैं। जैसे प्रेशर, यहाँ पे भी यूनिट प्रेशर का ही पूछा जा रहा था, लेकिन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका को समझिएगा। पास्कल क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जितने प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं उसको कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उसको सीखे यहाँ पे। देखिए पास्कल जो होता है वो प्रेशर यूनिट होता है, बिल्कुल हमने यहाँ पे बताया है। जो यूनिट ऑफ प्रेशर जो होता है उससे हम क्या लिख सकते हैं, तो यूनिट ऑफ प्रेशर को लिखते हैं हम यहाँ पे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, 1 पास्कल होता है, यानी प्रेशर का यूनिट होता है। और कुछ होता है क्या, देखिए तो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट ऑफ प्रेशर। अब देखिए इसी को थोड़ा सा फिर डिफरेंट तरीका से पूछ दिया गया है। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर यूनिट क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का क्या होता है, kg मीटर, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया तो हम चलिए सेंटीमीटर लेते हैं। kg सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया क्या है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इनमें से जो आंसर होगा वो होगा kg सेंटीमीटर पे -1 सेकेंड पे पावर -2, ठीक है। इसमें से कोई आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। ये चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है कि 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज डिप्रिशिएटेड इन यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर के यूनिट में ही इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन। चाहिए करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 98,066.5 पास्कल, ठीक है। दस द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ कथा लिखा गया है, आपको जो यहाँ पे टिक लगाया हमने बस उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट कौन सा होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस में मापते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बार में नापते हैं। किस में नापते हैं, बार में नापते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि बार जो होता है आपका वो क्या होता है, बार इज मेट्रिक, ठीक है, बट नॉट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। बार जो होता है वो मेट्रिक यूनिट होता है, ना कि एसआई यूनिट होता है, ठीक है। प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है, आपको पता होगा। देखिए इट इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा 1 पास्कल जो होता है, देखिए सॉरी 1 बार जो होता है, अच्छा यहाँ पे लिखा ही गया है तो हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, 1 बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। क्या याद रखना है कि 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट आपका नंबर 17 क्वेश्चन, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्वेलेंट टू, ठीक है, 1
क्या है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका प्रेशर होता है वह किसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर, तो इसको निकालते हैं एक बार हम। एक्चुअल में 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमें बताया जा रहा है, इसको समझिएगा, ये एक्चुअल में सही तरीका नहीं है देने का, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है। भले ही हमने अभी तुरंत आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि इसको हम लिखते हैं 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि ये 1 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हम रीड करते हैं, ठीक है। चलिए, ये किसके बराबर होता है, ये आपसे बार में पूछा जा रहा है। किससे पूछा जा रहा है आपको, बार में ये आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये जो आपका kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसको हम बार में कैसे लिखते हैं, यानी ये जो होता है वो कितने बार के बराबर होता है। तो इसका जो डेरिवेशन होता है वो हमारा डाइन से निकल के आता है, ठीक है। डाइन जो होता है वो क्या होता है आपका फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि 1 डाइन जो होता है वह इक्वल होगा 1.02 इंटू 10⁶ kgf, क्या होता है kgf, यानी kg फोर्स, ठीक है। इतना kg फोर्स होता है, याद रखिएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ इतना ही होता है kg फोर्स, क्यों, क्योंकि ये फोर्स का यूनिट है, ठीक है। फिर साथ ही साथ आपने यह भी पढ़ा होगा कि 1 बार जो होता है, अभी तुरंत हमने बताया था आपको कि 1 बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल्स में होता है, लेकिन यदि हम उसको डाइन में लिखे तो वो क्या हो जाता है 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम इसको निकाले तो 1 डाइन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1.02 तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो 10⁶ kgf है उसके जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, इसके जगह पे हो जाएगा हमारा 1 बार, क्या हो जाएगा आपका 1 बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.02, साथ ही साथ आपका, या फिर एक सेकंड काम करते हैं, ये हम 1 बार में ही डाल रहे हैं ना, हम गलती कर दिए यहाँ पे, हम 1 बार में डालेंगे इसको, ठीक है। हम क्या करेंगे 1 बार में डालेंगे, कितने जगह पे 10⁶ डाइन की जगह पे हम क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में हम 10⁶ डाइन को अभी लिख सकते हैं, क्या देखिए, तो इसको हम यह लिख सकते हैं, डाइन को लिख सकते हैं हम 1.02 इंटू 10⁶ kgf, और नीचे तो रहेगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है ही, ठीक है। इसको हम अच्छा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 बार जो होता है वह किसके बराबर हो जाता है, तो वह बराबर हो जाता है, आपको बताइए यहाँ पे 1.02 और 10⁶, और यहाँ पे एक्चुअल में जो 10⁶, अच्छा ये 2 बार 10⁶ नहीं हुआ क्योंकि हम इसके जगह पे लिखे हैं, ठीक है, इसके जगह पे लिखे हैं, तो एक 10⁶ हमारा हट जाएगा, एक 10⁶ हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारा, और यह क्या हमारा, यह हमारा है kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। तो 1 बार इक्वल टू कितना हो गया, 1.02 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी को हम क्या होता है, इसी को हम क्या करते हैं, लगभग किसके, लगभग हम 1 बार के बराबर लिखते हैं, लगभग यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको, इसको हम लगभग 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे जगह नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं यहाँ पे। इसी को हम लगभग समझिएगा एक प्रकार से, इसी को हम लगभग क्या करते हैं 1 बार के बराबर लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। कैसे कैसे हुआ एक बार फिर से सीख लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को कन्फ्यूजन हो गया होगा मे बी। देखिए 1 डाइन इक्वल टू इतना होता है, आपको समझ में आ रहा है, 1 बार इक्वल टू इतना होता है, ये समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे 10⁶ डाइन की जगह पे, 10⁶ डाइन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है। तो यही हमने किया है यहाँ पे, तो इसके जगह पे हमने इसको लिख दिया है, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पहले से है, तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, इसी को यहाँ पे लिखा गया है कथा में, आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ रहे हैं, जो भी हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया है उसी को यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, इनमें से कौन सा जो क्वांटिटी है उनके पास यूनिट नहीं है, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रेन होता है इसके पास यूनिट नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं यहाँ पे कि व्हेन द शेप एंड साइज ऑफ मैटर इज चेंज बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स इट इज नोन एज स्ट्रेन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करें और उसका शेप और साइज क्या हो जाए, आपका चेंज हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, हम स्ट्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। सिंस इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द डायमेंशनलेस एंड विदाउट एनी यूनिट, ये क्या होता है आपका, ये रेशियो होता है, सो ये क्या होता है आपका डायमेंशनलेस होता है, और इसके पास क्या होते हैं, यूनिट भी नहीं होता है, ये क्या होता है, रेशियो होता है। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेन जो होता है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होता है आपका ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, आपने यह पढ़ा होगा। तो चेंज इन लेंथ पे क्या होता है, हम डेल्टा एल से लिखते हैं, और ओरिजिनल लेंथ को यदि हम एल से लिखें तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस हो जाएगा, और यूनिट लेस हो जाएगा तो डायमेंशन लेस भी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर इज पास्कल, यानी kg मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड पे पावर -2, ठीक है। ये सभी चीज़ हमने बता दी आपको।
चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 19 है। लिखा जा रहा है यहाँ पे कि 1 बैरल जो होता है ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 1 बैरल ऑफ ऑयल जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो ये हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। 1 बैरल ऑफ ऑयल जो होता है यह आपका 159 लीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा 179 नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, 159 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें हम थोड़ा सा और जानते हैं। अच्छा एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे नंबर इसमें हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि द अमाउंट ऑफ ऑयल इज नाउ मेजर इन क्यूबिक मीटर। ठीक है, पहले क्या होता था, हमने बताया था आपको, पहले हम बैरल में नापते थे। ठीक है, बैरल ऑफ ऑयल में नापते थे, लेकिन अब जो होता है उसे हम क्यूबिक मीटर में नापते हैं। ठीक है, यानी 1 मीटर क्यूब में कितना आपका वह वायल है, यानी कितना अमाउंट है वायल का। 1 बैरल इक्वल टू यह होता है। ठीक है, 1 बैरल इक्वल टू इतना क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। 1 बैरल इक्वल टू 42 US गैलन होता है और 1 बैरल इक्वल टू 34.9723 UK गैलन के बराबर होता है। ठीक है, तो यह भी याद रखना है। ठीक है, US और UK ये जगह के नाम होते हैं, जगह के अनुसार ये डिफरेंस होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आपका नंबर कितना है, 20th क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का स्मॉलेस्ट यूनिट में से कौन सा है। ठीक है, तो यह कैसे पता चलेगा, तो यह आपको तभी पता चलेगा जब आपको सारी यूनिट के बारे में पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम सारी यूनिट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो 1 माइक्रोन हमने बताया था आपको। 1 माइक्रोन इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं, और ये वैल्यू होता है किसके, 10⁻⁻6 मीटर के। 1 नैनोमीटर इक्वल टू, नैनो मतलब 9 यानी 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रम, सभी के बारे में हमने आपको लगभग बता दिया है। ठीक है, वो कितना होता है, 10⁻10 मीटर। फिर 1 फर्मी मीटर। ठीक है, फर्जी मीटर नहीं पढ़िएगा इसको, फर्मी मीटर। तो फर्मी मीटर हमने बताया था 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बताइए जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा। ये एक्चुअली 15 हो गया यहाँ पे। जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वही क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो माइनस, अच्छा देखिए जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट क्यों होगा, क्योंकि सारे पावर माइनस में है इस कारण से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 10⁻⁻15 वाला सबसे ज़्यादा है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, इससे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे स्पेलिंग करें या फिर राइटिंग आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप नहीं पढ़ के यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर 21 क्वेश्चन। नंबर 21 में लिखा जा रहा है कि लिस्ट से आपको मैच करना है। ठीक है, लिस्ट से क्या करना है, आपको मैच करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं मैच। तो बार जो होता है वो क्या होता है, बार जो होता है वो प्रेशर यूनिट होता है। तो बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 1 हो गया। क्यूसेक, ठीक है, क्यूसेक क्या होता है, तो क्यूसेक जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो के बारे में बताता है। क्यूसेक जो होता है वो आपका रेट ऑफ फ्लो के बारे में बताता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। आपका रीचर क्या होता है, आपका रीचर स्केल में हम अर्थ के इंटेंसिटी को मापते हैं। ठीक है, जो आपका भूकंप होता है उसके समय हम क्या करते हैं, इसको मापते हैं। तो सी का क्या होगा, 2 हो जाएगा। और बच गया बाइट। तो बाइट क्या होता है आपका, कंप्यूटर में मापते हैं। आपने पढ़ा होगा बाइट 0 और 1 क्या होता है, बाइट होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में उसका हम उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। यही कथा यहाँ पे लिखा गया है कि क्यूसेक इज द मेजरिंग फ्लो रेट ऑफ वाटर एंड एब्रिविएशन ऑफ क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्या होगा, क्यूबिक फीट पर सेकेंड, यानी 28.317 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए बाइट जो होता है यूनिट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 8 बाइट। ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ 8 बाइट। द रीचर स्केल जो होता है वो मैग्नीट्यूड स्केल होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड स्केल। ऑल्सो रीचर स्केल असाइन द मैग्नीट्यूड इक्वल टू दी क्वान्टिफाई द एनर्जी रिलीज्ड बाय द अर्थक्वेक। ठीक है, द बार इज मेट्रिक बट नॉट एसआई। यूनिट ऑफ प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 10⁵ पास्कल। क्या होगा, 10⁵ पास्कल। ठीक है, हमने बताया आपको तुरंत प्रीवियस क्वेश्चन में ही कि 1 बार जो होता है वो क्या होता है आपका, कभी कभी मार्कर काम नहीं करता है, पता नहीं, फिर से लगता है ख़राब हो गया है। तो 10⁵ क्या होगा, 5 पास्कल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 22 क्वेश्चन। नंबर 22 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज मेजर इन क्यूसेक। ठीक है, क्यूसेक को किस में मेजर किया था, अभी तुरंत हमने बताया था। क्यूसेक जो होता है वो फ्लो ऑफ वाटर के मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर, देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 23 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के ओजोन लेयर के थिकनेस को मापने के लिए इनमें से हम किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के कह सकते हैं थिकनेस को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे
किसका, डॉप्सन का। किसका प्रयोग करते हैं, डॉप्सन का। तो याद रखिएगा ये बढ़िया क्वेश्चन है। ओजोन लेयर के जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होते हैं उसके थिकनेस यानी उसके मोटाई को नापने के लिए हम डॉप्सन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, डॉप्सन का। यहाँ पे लिखा गया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओजोन लेयर इज द थिकनेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट, ठीक है, वो डॉप्सन यूनिट के रूप में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। 1 डॉप्सन यूनिट यानी DU जो होता है वो इज डिफाइंड टू बी 0.1 mm थिकनेस ऑफ STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हम 1 डॉप्सन यूनिट यानी DU को हम 0.01 mm लिखते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे कुछ और चीज़ लिखा गया है कि 1 डॉप्सन यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 2.687 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन पर स्क्वायर यूनिट, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर। ये जो इतना सारा कुछ यूनिट है, जैसे ये इतना बड़ा कहानी जो है, ये इसको याद रखने की जरूरत है नहीं। यदि आपका 1 डॉप्सन यूनिट इक्वल टू 0.1 mm याद रहता है तो ये सही है, ये छोटा चीज़ है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत भी है, और ये आपको याद रहे तो सही रहेगा। इतना लंबा लंबा चीज़ होता है वो याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, ओजोन लेयर थिकनेस को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 1 डॉप्सन यूनिट जो होता है वो 0.01 mm के बराबर होता है, ठीक है, कहाँ पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नंबर 24 क्वेश्चन, ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि डॉप्सन यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग ऑफ, ठीक है, ये किसके मेजरिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल, ये ओजोन लेयर के थिकनेस को मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा ये वीडियोस खत्म हो। यहाँ पे 24 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे बताया है। यूनिट एंड डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, यानी जो भी आपको यूनिट पढ़ने हैं, ये यूनिट जो आपके हैं, ये यूनिट आपके 10th लेवल यानी जो जनरल साइंस के यूनिट होते हैं वो यूनिट है। कुछ स्टूडेंट को यह भी लगेगा कि सर हमारे पास तो और भी ज़्यादा यूनिट होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो जो यूनिट है वो आपके GD वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स में पढ़ने हैं, ठीक है। उसके लिए हमने अलग से वीडियो लेक्चर आपको दे दिया है, उसके लिए आप जाकर वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यह यूनिट आपका जनरल साइंस का यूनिट था। तो यह जनरल साइंस का यूनिट जो होगा वो आपके GD DB यांत्रिक सभी के लिए सेक्शन 1 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे यूनिट जो होते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कवर करवा दिया है। तो रखते हैं इस वीडियो को, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछेगा। आने वाले समय में नेक्स्ट हम आपको हमने बता दिया है मेजरिंग डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को बताएंगे, ठीक है। मेजरिंग डिवाइसेस से रिलेटेड हम 2 वीडियोस आपको देंगे या फिर 3 प्रयास रहेगा, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।